मजीद परतें इसकी उस वक्त खुलेंगी जब ये शूटर जिन्होंने जावेद भट्ट को कत्ल किया है वो पकड़े जाएंगे और वो मंजरेआम पे आएंगे। अब उसकी वालदा जब ये मुलजमान पकड़े जाएंगे, शामिल तफ्तीश होंगे तो सामने आएंगे, तो उनकी वालदा तो कहेगी कि ये थे। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सीसीटीवी दौर बदल चुका है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से उनके भी तो शवाहिद होंगे। अब एक खातून जो उस हमले में ज़ख्मी होती है वो कहती है कि ये दो अफराद हैं, जबकि दूसरी तरफ कैमरा झूठ नहीं बोल रहा। ये मुकदमा जो है ये तो इसी तरह फारिग होता मुझे नज़र आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर में अमीर बालाज केस के बाद गैंग वार ने हाइप पकड़ लिया और देखा जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में डेली डेवलपमेंट हो रही है। अमीर बालाज केस होता है, उसके बाद एहसन शाह इनकाउंटर होता है और फिर दिन दिहाड़े तीफ़ी भट्ट की बहन को, उनके बहनोई को मार दिया जाता है। और इस तरह से एक के बाद एक एफआईआर, और फिर दोनों जो गैंग्स हैं वो ये बारहा कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारा तो कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ है ही नहीं। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां आबिद मौजूद हैं। डिटेल्स इनसे जान लेते हैं क्योंकि 96 का एरा और इस गैंग वार को डिटेल में कवर करते रहे और अब भी सिचुएशन देख रहे हैं। बताइएगा कि ये जो हाइप मिली है, एकदम से गैंगवार शुरू हो गई है, लाहौर के हालात ऐसा लग रहा है कि दोबारा से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं, पहले ही क्राइम रेट इतना ज़्यादा है। जी, ये ना 2-3 दहाइयों से गैंग्स वार जारी हैं लाहौर में। लाहौर पुलिस हमेशा निगेट करती है कि जी लाहौर में कोई नो गो एरिया नहीं है और कोई गैंग नहीं है, जबकि ये गैंग मौजूद हैं, नो गो एरियाज़ भी मौजूद हैं। मतलब आप ये जो तीफ़ी भट्ट के एरियाज़ हैं वहाँ पे आम शहरी का दाखिला बंद है, वो वहाँ पे नहीं जा सकता। गनमैन वहाँ ओपन गन्ने लेके खड़े होते हैं। तो इसी तरह ये जो दूसरे अपना भाई पहलवान हो गया, ये जो बालाज फैमिली के लोग हैं, तो इनके पास भी जाने के जो सड़कें हैं, शाहराएँ हैं, वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता। तो इस तरह ये नो गो एरियाज़ हो गए। तो इनकी जो 2-3 दिहाई से गैंग वार चल रही थी, इनमें कभी ठहराव आ जाता है, कभी यह बढ़ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि रियासत से बड़ा पावरफुल कोई चीज़ नहीं होती। तो रियासत जो है वो जब एक्शन लेती है, मुशर्रफ दौर में ये हुआ था कि ये लोग बिलों में छुप गए थे, कोई गैंग वार नज़र नहीं आ रही थी, शाहराएँ खुल गई थी, नो गो एरियाज़ ख़त्म हो गए थे। लेकिन जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं तो उनके अपने अपने मफादात होते हैं और वो इन लोगों से अपने काम निकलवाने के लिए फिर इनको सपोर्ट करते हैं। कोई किसी को करता है तो कोई किसी को करता है। तो इस वक्त जब बालाज अमीर बालाज कत्ल हुआ तो उसका शूटर मौके पर मारा गया। अब उसका एक मरकज़ी मुलज़िम था जो मरकज़ी गवाह था, जिसने बताना था कि किसके कहने पर, मतलब उसने ये भी एतराफ़ कर लिया कि उसने 55 लाख रुपए लेके तो मुखबरी की थी उसका दोस्त हो के बालाज का, तो उसने उसको मरवा दिया। अब उसका 6-7 माह बाद पुलिस जेल से निकाल के कौन सी बरामदगी करने के लिए जा रही थी। अच्छा, एक तो यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि ये जो मान लिया था कि मैंने 55 लाख लिया और रैकी की, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है? क्योंकि फैमिली यही कहती है कि कुछ साबित नहीं हुआ था और उसकी ज़मानत होने वाली थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि ये जो रैकी करना, मुखबरी करना, ये होता है कानो कान। इसको हम उर्फ़ आम में ये भी कहते हैं कि जी सीना गजट चल रहा है। मैंने आपको बात बताई, आपने आगे बताई। तो जब एक शख्स जो मुलज़िम है और वो इतराफ़े जुर्म कर लेता है तो अब तो कोर्ट से उसको सज़ा होनी थी। शूटर मौके पे मर गया, जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसका इनकाउंटर हो गया, ऐसा लग रहा था कि केस ख़त्म हो गया है। फिर आती है उसकी वाइफ कि वो भी इन्वॉल्व है, वाइफ का बाप भी इन्वॉल्व है, और फिर अगले ही दिन तीफ़ी भट्ट की फैमिली पे हमला हो जाता है। क्या मज़ीद परतें खुलेंगी? इसके पीछे कोई बड़ा इंसान है, बड़ा गैंग है, या फिर ख़त्म हो जाएगा केस? नहीं, उसमें यही लग रहा है कि जो मुकदमा हुआ था उसमें एक शकील भट्ट जो सब इंस्पेक्टर है सीआईए में, उसने ये अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया था कि उसके कत्ल की प्लानिंग की थी एहसन शाह ने जेल में बैठ के और अपनी बीवी रिशा से बात की थी। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग जो जेल में होती है वहाँ पे फ़ोन बूथ हैं और वो कॉल रिकॉर्ड्स होती रहती हैं, तो वो कॉल रिकॉर्ड उनको मिला। तो उसकी बिना पे जो मुकदमा दर्ज हुआ वो तो जान से मारने की धमकियाँ देने और टेलीग्राफ एक्ट के तहत पर्चा दर्ज हुआ, वो कोई इतना बड़ा पर्चा नहीं था। अब वो भागी क्यों है कि ज़ाहिर है ये गैंगवार के लोग जो हैं ये तो पैसा भी इकट्ठा करते हैं, और उसमें जो एहसन शाह की वालदा है उसका बयान भी सामने आ गया कि जी वो इतना पैसा और इतने ज़ेवरात लेके भागी है। तो वो ज़ाहिर है कि वो उनका अपना तो था नहीं, अब पुलिस ने वो भी तो निकलवाना है। तो इस वजह से छोटे मोटे पर्चों में वो चल रहा है। मज़ीद परतें इसकी उस वक्त खुलेंगी जब ये शूटर जिन्होंने जावेद भट्ट को कत्ल किया है वो पकड़े जाएंगे और वो मंजरेआम पे आएंगे।
अच्छा, अभी जो उनकी फैमिली से जो खुद जावेद भट्ट की अहलिया तीफ़ी भट्ट की बहन ने जो एफआईआर उनके बेटे ने कराई है, उसमें कहा कि वो पहचान सकती हैं, उन्होंने नाम लिए, कैसर भट्ट का नाम लिया, बलाज फैमिली के बंदे का नाम लिया और कहा कि ये तो उनको पहचान लिया और दो शूटर्स अगर सामने आए तो उनको भी पहचान सकती हैं। सीसीटीवीज़ मौजूद हैं, पूरे एरिया में कैमराज लगे हुए हैं, आपके ई चलान आते हैं, कोई पॉसिबल नहीं है कि कुछ निकाल के देखा जा सके? मैं 30 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ये चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या एफआईआर होती है। हमारे जो नए लोग आ रहे हैं वो शायद सीखना नहीं चाहते कि एफआईआर होती क्या है बुनियाद में। किसी को ये भी नहीं पता कि एक एफआईआर की उम्र 100 साल होती है और उसके बाद एफआईआर से ही तफ्तीश चलती है और एफआईआर पे ही एंड होती है। तो इसमें जो एफआईआर कराई गई है वो बिल्कुल गलत है। उसमें ये कहा गया है कि 4 शूटर्स जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे वो रैकी करते हुए आते हैं और जब गाड़ी रुकती है तो वो फायरिंग करते हैं। उसमें 2 अफराद, क्योंकि तीफ़ी की बहन इसमें ज़ख्मी हुई हैं तो उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। तो वो कहती हैं कि 2 शूटर्स को जिन्होंने मारा है उनको वो पहचान सकती हैं और उनमें उन्होंने नामज़द किया है अमीर बालाज के छोटे भाई अमीर फ़तेह को और इसके साथ उनका जो ख़ास आदमी है कैसर भट्ट, उसको नामज़द किया। अब उसकी वालदा जब ये मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे, शामिल तफ्तीश होंगे तो सामने आएंगे तो उनकी वालदा तो कहेगी कि ये थे। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सीसीटीवी दौर बदल चुका है, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से उनके भी तो शवाहिद होंगे। अब सेफ सिटी का हमारा वैसे मुल्क की रियासत का भी बहुत ही बुरा हाल है कि सेफ सिटी कैमरा जो हैं वो जो ख़ास तौर पे ज़ौहरी लाइव रोड के करीब नहर के ऊपर लगे हुए थे वो ऑपरेशनल नहीं थे। अब मेरी सेफ सिटी से बात हुई है तो उन्होंने कहा जी कि हम सराउंडिंग्स के जो कैमराज हैं उनसे मदद ले रहे हैं। तो सराउंडिंग के कैमराज से भी अगर मदद लेंगे तो वो शूटर्स पहचाने जाएंगे। अब एक खातून जो उस हमले में ज़ख्मी होती है वो कहती है कि ये 2 अफराद हैं, जबकि दूसरी तरफ कैमरा झूठ नहीं बोल रहा, कैमरा गवाही देता है कि ये नहीं है। हाँ, उनके कहने पर हो सकता है, वो तो वो शूटर्स ही बताएंगे जिन्होंने मारा कि हमने किसके कहने पर मारा। तो इसलिए ये मुकदमा जो है ये तो इसी तरह फारिग होता मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मुकदमा आपने कहा एफआईआर वीक केस जो बनाई गई, कुछ ज़राए और कुछ लोग बल्कि रिपोर्ट कर रहे हैं इसको कि इस एफआईआर में कोशिश की जा रही थी कि शकील भट्ट और कुछ पुलिस ऑफिसर्स का नाम भी लिखवाया जाए लेकिन फिर नहीं ऐड हो सका। पुलिस का रोल क्या है इस सारे मामले में? क्या दोनों तरफ विकेट के खेल रही है? जी, पुलिस हमेशा, वैसे ये तो सही बात है कि वो विकेट के दोनों जानिब खेलती है, लेकिन इस केस में जो एफआईआर डिले हुई, रात को तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे जाके एफआईआर हुई है, तो उसमें बुनियादी रीज़न ये नहीं थी कि वो शकील भट्ट को इन्वॉल्व कर रहे थे या फलां को इन्वॉल्व कर रहे थे, किसी पुलिस वाले को ऐसी बात नहीं थी। वो ये चाहते थे कि एक चूँकि सड़क के ऊपर मतलब शाहराह के ऊपर फायरिंग हुई है, खौफ और राज फैला है, तो 780 ए लगनी चाहिए, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट। तो वो पुलिस कह रही थी कि चूँकि ये आपका पर्सनल ग्रज है तो इसमें 780 ए नहीं बनती, और वही पुलिस ने किया कि उन्होंने 780 ए नहीं लगाई। तो इस वजह से डिले हुआ है। ये नहीं मेरे ख्याल में कि जी उनके किसी पुलिस वाले को इन्वॉल्व करना। देखिए ना, वो अगर अब लड़ रहे हैं 2 पार्टियां, तो उसमें अगर तीसरी पार्टी पुलिस जिसने उनको जस्टिस फराहम करना है या उनको किसी कटहरे में लाना है तो उनको भी इन्वॉल्व कर देंगे तो मामला तो किसी और तरफ चला जाएगा, फिर उनकी आपस की दुश्मनी कहाँ गई। अच्छा, पहले ये 2 फैमिलीज़ थी, बालाज फैमिली और तीफ़ी भट्ट गोगी भट्ट फैमिली थी। कैसर भट्ट कभी इधर कभी उधर वाला मामला था, अब ये डायरेक्ट क्यों हो गए हैं, कुछ समझ आ रही है? ये डायरेक्ट इस वजह से हुए जी इनकी आपस में भी दुश्मनियाँ चलती हैं। ये लखोडैर के इलाके के हैं कैसर भट्ट वगैरह। तो जब ये इन्होंने देखा कि ये जो इलाका था अंदरून भाटी गेट का, जहाँ पे ये बालाज वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे जो होल्ड था शाह आलम मार्केट का, वो असल में टीपू ट्रकों वाले ने हासिल कर लिया था और तीफ़ी को वहाँ से उसने भगा दिया था। वो वहाँ से बिल्कुल चला गया था। तो उसने देखा कि पावरफुल जो है वो टीपू ट्रका वाला ग्रुप जा रहा है, तो इस वजह से वो फिर उनके साथ जो है वो मिला और उनके सारे मामलात को वो ख़ुद देख रहा था। और इसमें सबसे बड़ी आपको एक मज़े की बात बता दूं कि जो जावेद भट्ट कत्ल हुए हैं, जो तीफ़ी भट्ट के बहनोई हैं, वो तीफ़ी और गोगी की अदम मौजूदगी में तमाम केसेस की पैरवी करते थे। तो ये एक कल्चर आम हो चुका है कि अगर एक शख्स क्राइम करता है तो वो उस दोबारा क्राइम करेगा कि वो उसका केस का जो मुद्दई है या केस की पैरवी करने वाला है उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो केस ख़राब हो जाता है।